Send the members inside. Let all the guests take this. Beyond warehousing, and I can't think of more exciting or critical topic. We all know Bhiwandi as a powerhouse for warehousing in India. But today, as we look ahead, it's time to see this region through the new lens. One that is brighter, broader, and bustling with possibilities. With the MMRDA initiative paving the way to transform this region into an industrial hub, High Udyog Manch is said to be the key player. Thank you, Duraj sir, for your. One person has played one of the major roles in transforming this city. It is none other than architect K.K. Duraj. He is the president of Credia MCHR Bhiwandi, member of Education Committee of BNCMC Bhiwandi Municipal Corporation, member of District Planning Committee, Government of Maharashtra Thane District. He is also designated as Messiah of Farmers in one of the articles in Times of India. The visionary architect, Shri Kamrakar Duraj Shamim, I request you to be on the stage. Okay, so for the next one, I would like to welcome someone whom we look up to. Basically, he's the area director for us. हमारे बीएनए थाने भिवंडी डिवीजन के एरिया डायरेक्टर हैं. It's my. So Ajay ji, starting with you, what do you think? What makes Bhiwandi an attractive destination for big corporations looking to expand their operations of investment in Bhiwandi? Thank you so much for having me on this platform. ऐसा नहीं कि मैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि आज इंडिया जिस ढंग से ग्रो कर रहा है. आप देखिए यूएस रिसेशन की बात हो रही है, ग्रोथ है नहीं बिल्कुल भी. यूरोप में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी कंसर्न है. चाइना में कंसर्न है, जापान में कंसर्न है. जापान में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर रहे हैं, जबकि यूएस यूरोप इंटरेस्ट रेट कल भी हमने रेट कट होते हुए देखा. लेकिन आज इंडिया की पोजीशनिंग ऐसी है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि इंडिया ऐसा ग्रो कर रहा है. रिसेंटली आरबीआई के भी जो नंबर्स आए, या फिर हम रिजर्व्स की बात कर लें कि 1990s में वीवर कि हमारे रिजर्व्स ही नहीं है, 30 दिन से ज़्यादा का रिजर्व नहीं है, और आज हम लोग 700 बिलियन क्रॉस करके बैठे हैं. तो डेट शोज दी स्ट्रेंथ कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया का दबदबा कैसे बढ़ रहा है. लेकिन ये खाली इंडिया की ग्रोथ नहीं है. अगर हम इसमें महाराष्ट्र का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो आई थिंक इट्स अराउंड 13.6%. और आज भी हम मानते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है. एंड महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत लोगों के सवाल आए हुए हैं जो आपको जानने हैं. तो सर पहले तो हमको आप ये बताइए कि यू हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट. फिर 30 साल में आपका विजन टुवर्ड्स भिवंडी कैसे डेवलप हुआ? मतलब 93 में आपको क्या विजन था और आज आपको क्या विजन है भिवंडी की तरफ? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बीएनआई जो मुझे आज इनवाइट किया इस इवेंट में, और मैं अपना जितना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ अपनी कोशिश करता हूँ. मेरे कॉलेज के टाइम में जब मैं भिवंडी को देखता था, इस 90 से पहले की बात, और भिवंडी में
सिर्फ टेक्सटाइल्स लूम्स हुआ करते थे, अदर देन दूसरा बिजनेस कुछ नहीं था। बॉम्बे कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने के लिए जब हम लोग बॉम्बे आगरा रोड से जब जाते थे तो काफ़ी लूम इंडस्ट्री जो छोटे छोटे हैं या वेयर हाउसेज जो है सीमेंट गोडाउन लेके पूरा रनाली सब एरिया होते हैं। तो हमेशा माइंड में ये होता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ भिवंडी को चेंज करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि भिवंडी मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। और जब अगर हम लोग इंजीनियरिंग करके अगर निकलते हैं तो कुछ भिवंडी के सेक्टर्स में कुछ इसको अपग्रेडेशन में जा सकते हैं, इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज रेसिडेंशियल का स्कोप काफ़ी कम था। क्योंकि भिवंडी उस टाइम पे मेजर जो रेसिडेंशियल्स जो था वो मतलब बिलो पॉवर्टी के और गरीब लेबर इनके रिक्वायरमेंट ज़्यादा थे। तो मेरा फोकस हमेशा इंडस्ट्री और वेयर हाउसिंग पे रहा, और वहाँ से मैंने 93 में जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, दामन कर्नाटक से मैंने अपनी ऑफिस स्टार्ट की, और 94 में मुझे फर्स्ट इंडस्ट्री बनाने को मिला जो पूर्णा विलेज अगर आप लोग जानते हैं तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री मेटल मार्केट और की इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे फर्नेस और ये सब का काम हो रहा। इसी तरह से जर्नी आगे चलती गई और आज हम लोग भिवंडी में जो एट प्रेजेंट बैठे हैं 2024 में, ये इंडिया का बेस्ट वेयर हाउसिंग हब है। बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से मैंने ऑल ओवर इंडिया भी देखा है, अब्रॉड भी देखा है। आज टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, वर्कमैनशिप में हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री एज वेल एज वेयर हाउस में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। दैट्स व्हाई सारी मल्टीनेशनल कंपनी आप देखो जो फर्स्ट उनका चॉइस है भिवंडी है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ में। ग्रेट। तो सर मैं अभी आपका उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको मसीह ऑफ फार्मर्स करके बोला गया। तो ऐसा क्या हुआ था आपको, ऐसे क्या इंस्पायर किया कि फार्मर्स और डेवलपर्स को कनेक्ट किया जाए? देखिए यहाँ पे जब कुछ प्रोजेक्ट्स या तो इंडस्ट्री के या तो वेयर हाउसेस के स्टार्ट कर लेते, अब इस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए भी रिक्वायर्ड बिल्डर डेवलपर्स लोकली रिक्वायर्ड थे और लैंड भी लोकल लोगों की थी। बिल्डर्स उतने साउंड नहीं थे, उतना उनके पास पैसा नहीं था, और दैट टाइम लोन बैंकिंग ये सब प्रोविजन तो था ही नहीं। तो माइंड में आया कि अगर कम से कम पैसे में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हाउ इट्स पॉसिबल। तो हमने जॉइंट डेवलपमेंट का फंडा जो है ये वो उसको निकाला बाहर। उससे फ़ायदा ये हो गया कि जेबी जब जॉइंट वेंचर में करता हूँ तो फार्मर जो होता है मेरा या जो जिसकी लैंड होती है वो एक मेरा पार्टनर के तौर पे होता है। मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो गया, जिसकी वजह से जहाँ 2 बिल्डर मार्केट में तो उसकी जगह पे 10 आ गए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम था और उसमें अट्रैक्शन आ गया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा काम हो सकता है। तो वो एक कल्चर स्टार्ट हुआ जेबी का। अब जेबी जब हम लोग करना स्टार्ट किया और जब मसीह और फार्मर की अब जो बात बोलते हो, अब एक फार्मर की जो लैंड होती है, जैसे भिवंडी जो एरिया है कोकन का एरिया, यहाँ पे एक ही फसल होती है यहाँ पे जो राइस की होती है। अब बारिश हुई तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं होगी। जॉइंट वेंचर से फायदा ये हो गया कि हमने फार्मर को यहाँ पे एक फार्मर के कैलकुलेशन में पर एकड़ के हिसाब से 10,000 स्क्वायर फीट उनको उस वक्त हम लोगों ने वेयर हाउस देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे वेयर हाउसेस हमारे, जब मैं इस फील्ड में आया तो वेयर हाउस हमारे सादे पतरे के शेड के वेयर हाउसेस हुआ करते थे। अब जब मैंने उनको वेयर हाउसेस जो है 10,000 स्क्वायर फीट देना स्टार्ट किया तो उनका मंथली अर्निंग जो है वो 30,000 से 35,000 दैट टाइम स्टार्ट हो, जो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। अदर्स उस लाइन से वो अगर फार्मिंग करके कुछ लाते हैं तो इससे उनका ग्रोथ भी हुआ, सोशल ग्रोथ भी हुआ
एजुकेशनल के लेवल पे भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि उनको हर महीना उनको पता है मंथली कि मुझे मिनिमम 35,000 आना है, बट राइट नाउ इज कन्वर्टेड इनटू 1,40,000, क्योंकि रेंट जो है वो मिनिमम 14 रुपीज़ हो गया, आप लोग सब भी जानते होंगे। तो 10,000 से 10,500 स्क्वायर फीट आज हम उनको बिल्डर एज ए बिल्डर्स उनको दे रहे हैं, तो वो जो है उनका रेंट मिनिमम रेंट अगर मैं पकड़ता हूँ तो वो 1,40,000 रुपीज़ है। और उस चीज़ का रिजल्ट भिवंडी के सबब में जितने भी विलेजेस है उसमें आप प्रैक्टिकली देख ही रहे हो कि उनका ग्रोथ क्या हुआ, सोशल भी हुआ, इकोनॉमिकल भी हुआ, एजुकेशन में भी हुआ, हर जगह से इन लोगों के पास साउंड होते हैं। तो दैट्स टाइम वो मसीह ऑफ फार्मर करके मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड दिया। न्यूज़पेपर में कि एक हेलीकॉप्टर पहनना खरीदने वाला भिवंडी वाला ही था। तो डेफिनेटली उनका सोशल डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि पहले पत्थर के शेड्स थे, बट यू हैव इनोवेटेड टू सेल्फ सपोर्टिंग डोम स्ट्रक्चर या प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स इन भिवंडी। मतलब ये जब आप बना रहे थे तो इसमें क्या चैलेंजेस या क्या सक्सेसेस इस प्रोजेक्ट में आए थे, थोड़ा इसके बारे में शेयर करने के लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं 93 में जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे को कंस्ट्रक्शन वाइज अपग्रेड करना ही था, उसको मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं मॉडर्नाइज नहीं करता हूँ, अपग्रेड नहीं करता हूँ, तो ये इंडस्ट्री जो भिवंडी जो जोग्राफिकल कंडीशन भिवंडी का जो बेनिफिट करता था उस टाइम पे, दोनों नेशनल हाईवे, बॉम्बे आगरा हाईवे और अहमदाबाद हाईवे जो हमको टच होके जाते थे, ये भिवंडी जैसे एरिया में और या महाराष्ट्र एरिया में एक बहुत मुश्किल से एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पे दो हाईवे टच होते थे दैट टाइम। रेलवे कनेक्टिविटी था ही नहीं, और जब भी मैं वेयर हाउस या इंडस्ट्री करता हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट के नाम पे रोड इस कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब उस टाइम पे लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं था, नो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टर्स थे, इंडस्ट्रीज में भी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड अलग इंडस्ट्री जो भी थी वो चल रही थी। 2003 और 4 के आसपास में कुछ मुझे मतलब सर्च तो चल ही रहा था कि कुछ नया किया जाए, नया करने के लिए अवेयरनेस भी ज़रूरी था, क्योंकि बिल्डर्स को उस लेवल का फंड भी प्रोवाइड करना था। आप अगर वो शेड से निकल के आप कोई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में जाते हो तो वहाँ पे फंडिंग भी था और रिस्क भी था। दैट टाइम मैंने सर्च करने के बाद मुझे डोम स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली अमेरिकन बेस्ड डिज़ाइन है, ये इसको हम लोग सेल्फ सपोर्ट डोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको मैंने इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया सेफ एक्सप्रेस 2003 में। जो सेफ एक्सप्रेस जो दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, अब इसका टर्नओवर आपको पता है कहाँ के कहाँ, उसने वो रेंट पे लिया। तो वहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट हुआ और अदर्स बिल्डर को एक चैलेंज मिल गया कि इस अब ये के नहीं किया तो हमको भी तो कहीं ना कहीं इसके मुकाबले में, मतलब वो बोलते हैं ना हेल्थी कंपटीशन जो है वो दोनों को बेनिफिट देता है और सबको बेनिफिट देता है। वो हेल्थी कंपटीशन का आज रिजल्ट आप देख रहे हो, भिवंडी जो है कहाँ के कहाँ पहुँच गए। अच्छा, ये जो डोम स्ट्रक्चर था उसमें कुछ फ्री मूवमेंट्स में, फोर क्लिक मूवमेंट्स में, अदर्स में हमको थोड़ा सा नंबर्स ऑफ कॉलम जो है मिडल कॉलम ज़्यादा आते थे, तो सोचा कि कुछ और इसमें मॉडर्नाइजेशन किया जाए। देन हमने सर्च किया, सर्च के लिए भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे क्योंकि इतना इजी नेट अवेलेबल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पे। काफ़ी जैसे अभी आज हम लोग बैठे यहाँ पे, मैं भी काफ़ी एक्सपो अटेंड करता था, एक रूफ इंडिया करके एक्सपो हुआ करता था। लोग बोलते हैं ना कि जाके क्या फ़ायदा, ज़रूरी नहीं आपको हर जगह बिजनेस मिले, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस आ जाओगे, एक आप जुनून लेके आओगे, यार ये क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली कुछ तो मिलेगा हमको। हमने रूफ इंडिया से पीबी इंजीनियर बिल्डिंग्स को लाया वहाँ से, और प्री इंजीनियर बिल्डिंग जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया में तो हम बहुत लेट लेके आए। इंडिया में साउथ में पहले होती थी, बट महाराष्ट्र रीजन में 2004 और 5 के बीच में
पीवी स्ट्रक्चर्स को लेके आया। और ये स्ट्रक्चर जब बनाना स्टार्ट किया तो लोग उसको देखने के लिए आते थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कभी किसी ने देखा हुआ नहीं था। काफ़ी मेहनत करते रहे, लोगों को समझाते रहे कि भाई ये सीमेंट पतरा शेड का कल्चर छोड़िए और ये शेड में आइए, क्योंकि इस पर इंटरनेशनल नॉर्म्स है, हाई रैंकिंग सिस्टम आप कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे लिए क्लाइंट ट्रांसपोर्टर होते थे, लॉजिस्टिक नहीं था, तो ट्रांसपोर्टर्स को समझाना हमारे लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज था। बट हमने कोशिश की। बट एक चैलेंजिंग टाइम आया 2005 आई थिंक 26 जुलाई, जो इतना हैवी रेन हुआ। उस टाइम पे कालेर, कशेरी, ये जितने भी एरिया हमारे थे उस टाइम पे, वो लगभग 10 से 12 फीट पानी में डूब गए थे। और जितने भी कंपनीज थे जिनके अपने ओन वेयर हाउसेस थे, वो सारे लॉसेस में चले गए। उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे फ्लड इंश्योरेंस का कोई क्राइटेरिया शायद नहीं था। और ये सब लोग जो है ना, उस टाइम पे सोचा कि हम लोग मूव करते भिवंडी से। भिवंडी इज नॉट सुटेबल, बिकॉज इतना पानी, अगर 2-3 फीट पानी है तो ठीक है, बट 10-12 फीट पानी, और वो भी पुराने वेयर हाउस की हाइट भी 10-12 फीट हुआ करती थी। उस टाइम पर चैलेंज हमने लिया, फर्स्ट सबको समझाया, रोका। और ग्लोब कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे एक वल में है, वल जो गांव बोलते हैं वहाँ पे हमने कालेर से गोदरेज को शिफ्ट किया। वो फर्स्ट पीवी जो था, जो रेंट पर गया इस ₹5.25 एट द टाइम ऑफ 2006। और वहाँ से पीवी कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये जर्नी आगे कंटिन्यू करते गए। मतलब आप हमेशा इनोवेशन में हमेशा लगे हुए होते हैं। तो लगता है इसीलिए अमेज़न ने भी आपको हायर किया कि आपको फर्स्ट वेयर हाउस इंडिया का बनाने के लिए। तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस, वो सक्सेसफुल कैसा रहा प्रोजेक्ट? 2007 और 8 आते आते लॉजिस्टिक कंपनियां भिवंडी में आ गई थी, उनके डिमांड्स आ गए थे। एक हम लोगों को अमेज़न मिलने से पहले एक दुबई बेस्ड कंपनी थी ट्रांसमार्ट इंडिया, उसका वेयर हाउस बनाने का चैलेंज मिला। उसका रिक्वायरमेंट था 2,25,000 एट टाइम 2007 में, 2006 और 7 के बीच में। जो एज ऑन टुडे मेरे एग्जैक्ट अभी ऑफिस के बाजू में जो एराबिक्स लिखा हुआ, अगर आपने देखा होगा, वो फर्स्ट पहले ट्रांसमार्ट इंडिया हुआ करता था। वो जो प्रमोटर थे उनको भी कुछ ना कुछ नया और कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का उनको भी आदत था। वो ब्लू डार्ट के प्रमोटर्स थे, मिस्टर तुषार जानी। तो तुषार जानी वो प्रमोटर थे ब्लू डार्ट के। अब उनके माइंड में आया कि उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं एक वेयर हाउस बनाऊंगा जो इंटरनेशनल नॉर्म्स का होगा, जिसकी हाइट 12 मीटर प्लस होगी, जिसको आज हम लोग ए ग्रेड वेयर हाउस आज बोलते हैं, जो 2006 और 7 में वेल नैरो ऑयल करके हाई स्टेपिंग अप टू 7 to 8 वो जो था, वो चैलेंज था। बट उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना और वो बनाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए हमने रास्ता ये निकाला, देख इसीलिए बोलते हैं कि हर बार आपको सीखना है। आज भी मुझे सीखना है, अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो। उस टाइम हम लोग दुबई जाते थे, वहाँ पे देखते थे, समझते थे, और वहाँ से कॉपी करके हम ट्रांसमार्ट हमने यहाँ पे डेवलप किया, जो आज एरामिक दिखता है, क्योंकि वो कंपनी उस टाइम पे बंद हो चुकी है। अब जब एरामिक्स जो वेयर हाउस है ट्रांसमार्ट, वो कंप्लीट हुआ, और वो एक लैंडमार्क था इन महाराष्ट्र में दैट टाइम। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ये सब लोग जो है आते थे देखने। देन उसी टाइम पे अमेज़न में इंटर हुआ 2007, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उन्होंने हमको अप्रोच किया, वाया कहीं से कांटेक्ट निकला। अब चैलेंज ये था कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। हमने उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है एज पर उनके स्पेसिफिकेशन पे यूएस से उनके आते थे। यहाँ पे कोई सिस्टम था नहीं उनका, बैंगलोर उनका ऑफिस था। उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 1,21,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस हमने उनको कंप्लीट करके दिया। वो जो फर्स्ट वेयर हाउस उनका है, अब तो बहुत अपग्रेडेशन आ गया,
बट वो वेयर हाउस आज भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको यूज़ कर ही रहे हैं। सर अभी भिवंडी को तो वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब बन गए हैं ऑलमोस्ट, और एक्सपांड होते जा रहे हैं डे बाय डे। बट अभी जो हम लोकल बिजनेस ओनर्स हैं भिवंडी के, तो ये इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकरेज कर सकते हैं? जैसे बाहर की कॉर्पोरेट्स भिवंडी में आ रहे हैं, तो यहाँ के लोकल बिजनेस ओनर्स जो सालों से जो एग्जिस्ट करते हैं, वो इसको कैसे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखिए 8 और 9 जब 2008 और 9 और 10 की बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कन्वर्टेड इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन में आया। मॉडर्नाइजेशन आने के बाद क्या हो गया कि उसके साथ में जो उसको अलाइड इंडस्ट्रीज लगती थी, वो अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए वेयर हाउसेस तो यहाँ पे पार्ट्स के लिए थे, बट यहाँ डेवलप नहीं होते थे। तो सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना। अब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो उसके साथ साथ में अदर इंडस्ट्रीज में गारमेंट से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, आपके बॉक्स बनते हैं वो, इवन आपके जो प्लास्टिक की जो रस्सियाँ जो बनती हैं, ये सब इंडस्ट्रीज जो है वो भिवंडी में छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट है। आज अब इतना बड़ा वेयर हाउस आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ही पता होगा, जैसे एक भूमि आप इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हो, ठीक है, वो तो इंडस्ट्रियल पार्क है लैंडमार्क, वहाँ पे 2500 के आसपास इंडस्ट्रीज है। बट सराउंडिंग एरिया में अगर आप देखोगे तो मोर देन 12,000 यूनिट्स ऐसी है जो एज ए इंडस्ट्री चल रही है आपके लूम्स के अलावा यहाँ पे। और वो इंडस्ट्री जो है उसका रीज़न चलने का कारण ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी के अलावा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे लेबर की जो मतलब इजी अवेलेबिलिटी या रिस्पांस या लोकल पब्लिक का जो रिस्पांस पॉजिटिव है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे भिवंडी इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ करता गया। क्योंकि देखिए भिवंडी में आपको पता होना चाहिए कि 80 से 85% पब्लिक जो है ना वो माइग्रेंट है। और भिवंडी एक सिटी ऐसा है जहाँ पे हर कास्ट का, हर रीजन का बंदा यहाँ पे मिलता है। रीज़न वही है कि जो भिवंडी के लोकल लोगों थे, उन्होंने लोकल लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और उनके साथ चल के ये इंडस्ट्री बोलो या वेयर हाउस बोलो, इसको ग्रोथ इसीलिए मिला। आज 1930 में फर्स्ट लूम इंडस्ट्री आई, पावर लूम जो हम लोग जिसको आज बोलते हैं, मोर 100 ईयर्स पुराना इतिहास हिस्ट्री है लूम इंडस्ट्री के। उससे पहले आप अगर जाते हो तो वो इंडस्ट्री जो हैंडलूम इंडस्ट्री में थी वो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, गदर जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो बुनकर आया था तो वो यहाँ पे जब बसा तो उसने हैंडलूम स्टार्ट किया। मीन्स हमने भिवंडी वालों ने हमेशा हर माइग्रेंट पीपल को वेलकम किया, उसको जगह दी, उसको सुविधा दी। और हम सब ने मिलकर, हर कास्ट ने, हर रिलीजन ने मिलकर भिवंडी को बनाया जो भिवंडी आज आपको दिख रहा है। ये एक्चुअली हमको भी नहीं पता था कि भिवंडी का हिस्ट्री इतना चुना है। 1857 से अगर आपको पता होगा तो जो गदर जिसको बोलते हैं अंग्रेजों के ज़माने से, उस टाइम पे जब बुनकरों को भगाया गया था वहाँ से, तो कुछ मालेगांव चले गए, कुछ इच्चरकरंजी चले गए, कुछ कहीं गए, कुछ भिवंडी आए। तो देखिए आप किसी को भी आप जब वेलकम करते हैं, जब जाके कॉस्मो बन सकता है, अदरवाइज आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो चला जाएगा। So, next question is, as a founder of Bhiwandi Taluka Warehousing and Industrial Welfare Association, what are some of the key challenges you have faced in representing a region at higher level? अभी आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो MP, MLA इसके साथ भिवंडी का टॉपिक लेके बैठते रहोगे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंज आया रहेगा यार, क्या भिवंडी के बारे में बोल रहे हैं, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आया था आपको, वो थोड़ा अगर उसके बारे में आप लाइट करें तो। मैं सिर्फ पहले तो ये बोलता हूँ कि भिवंडी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आप जो 2030 बोलते हो उसमें 2024 से 29 हमने थाना कलेक्टर में एज ए प्लानिंग मेंबर मैंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है। अब हम सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, फर्स्ट फेज भिवंडी का खत्म हो गया। जैसे सर ने बोला कि आपको लाला से सीईओ बनना है, आपको सीईओ बनने का हमने फॉर्म दिया हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। आपका एडमिशन हो गया सीईओ
बिकॉज आप समझिए पहली बात को 2017 तक 2017 से पहले भिवंडी में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ इस ग्राम पंचायत स्टाइल वायलेशन ऑफ एफएसआई 2017 से पहले। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इसलिए करूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो 2017 से पहले भिवंडी जो था या मैंने भी जितने काम किए वो जो था वायलेशन ऑफ एफएसआई, तो जिसको गवर्नमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलती है। और उसका रीजन भी यही था कि एफएसआई मुझे 10% था। अब आप मुझे बताइए कि 10,000 स्क्वायर फीट जगह आप मेरे पास लेके आते हो और मैं सिर्फ 100 फीट का बांधकाम करना है, तो इस हाउ इट पॉसिबल? वो पॉसिबल नहीं था। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं जो बिल्ली आग बंद करके वैसा रखा। तो ये हमारा सेल्फ सस्टेन भिवंडी इसीलिए डेवलप हुआ कि ये सब सारी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो अप टू 2017 तक 17 तक, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हमारे पास हेल्प नहीं है। उल्टा सब लोगों ने हमारा खून चूसा है क्योंकि हमने एफएसआई वायलेशन किया। फर्स्ट हमको चांस मिला 2017 में, जो 2007 के बाद MMRD 52 विलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 2007 में। 2010 से हम लोग लड़ रहे हैं कि भिवंडी को एफएसआई बढ़ाया जाए, 10% को चेंज किया जाए। उस टाइम पे कांग्रेस के सीएम पृथ्वीराज चौहान थे, हम उनके पास 2010 में जाया करते थे। क्योंकि अगर आपको कोई लीगल प्रोजेक्ट करना है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ पे कोई लैंड खरीद के इंडस्ट्री डालना है, वो डाल ही नहीं सकता क्योंकि एफएसआई 10% था। आज अगर आप 2017 से पहले अमेजोन को बोलते हैं कि भाई आपका 10,000 स्क्वायर फीट का यूनिट बनाओ, यहाँ पे नहीं बनाते क्योंकि उनके लिए लीगल की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ग्राम पंचायत को वो लोग गवर्नमेंट सिस्टम का बायलॉज में सिस्टम नहीं है, वो एक पैरेलल सिस्टम था जिसको हम फॉलो कर रहे थे। और गवर्नमेंट 2017 जो स्टार्ट हुआ, MMRD 52 विलेजेस का प्लान फाइनल किया, DP प्लान। इस भिवंडी 52 विलेजेस जो यहाँ से वरपा तक आपके है, जो आप देखिए, अब उसमें एफएसआई आपको बढ़ गया। अब 17 के बाद आपके पास चांस है कि आप प्रोजेक्ट लीगल करो। अब उसमें इंडस्ट्रीज भी आ गई, वेयर हाउसेज भी आ गए, रेसिडेंशियल भी आ गए 17 में। बट वरपा के आगे वही सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू था क्योंकि वो अंडर कलेक्टर रीजनल प्लान पे लैंड थी। मीन्स आप भिवंडी सिटी को छोड़ने के बाद 52 विलेजेस में आपके पास जो भी लैंड है अवेलेबल 17 के बाद, उसमें आप कंस्ट्रक्शन करो, लीगल करो। जैसे आज आप ये होटल में बैठे हो, इसके पास एफएसआई ये जो है इस 100% लीगल। इस पॉसिबल कब हुआ? 2017 के बाद। 2017 से पहले बिल्डर यहाँ पे होटल बना ही नहीं सकता था क्योंकि एफएसआई नहीं थी। एफएसआई मिली तो स्टार्ट हुआ। तो एज ए टेक्निकली फाउंडर ऑफ भिवंडी एसोसिएशन, सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये था कि MMRD जो है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करे। और हम 2017 में उसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब सक्सेस होने के बाद ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने को, बट फिर कोरोना बीच में आ गया। कोरोना आने के बाद क्या हो गया कि हम गवर्नमेंट से कंटिन्यूस पे मतलब लड़ते रहे कि रीजनल प्लान पे भी हमको दो। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है UDCPR, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल राइट्स। उसमें गवर्नमेंट ने एंटायर भिवंडी एरिया का जो वरपा के आगे का रीजनल प्लान था उसका एफएसआई भी 0.1 से 1 तक कर दिया। मीन्स आज की डेट में अगर आप मुझे पूछो तो 2020 के बाद मैं वरपा के आगे लीगल काम कर सकता था, वरपा से पहले 2017 की बात कर सकता था, उससे पहले कोई चांस लीगल काम करने का नहीं था। अब जब जैसे हमारा एफएसआई बढ़ गया वो UDCPR आने के बाद, तो लीगल प्रोजेक्ट्स आने लगे। लीगल प्रोजेक्ट्स आने लगे तो लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोगों का अदर इंडस्ट्रीज, आपके सर्विस इंडस्ट्रीज बोलो, हेवी इंडस्ट्रीज बोलो, ये सब लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। ये और एक भिवंडी बदनाम था इलीगल कंस्ट्रक्शन।
अब इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जब FSI हमारा बढ़ गया तो हम लोग अंडर FSI आ गए, बट इस FSI वायलेशन था। तो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जब हमारे CM साहब एकनाथ शिंदे साहब जो थाना के थे, लकी हमारे लिए, और भिवंडी को बहुत करीब से जानते भी थे, तो उन्होंने हमको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी भिवंडी, एंटायर भिवंडी के वेयर हाउसेज हो या इंडस्ट्री, उसको उन्होंने मार्च 2022 में ये पॉलिसी उन्होंने सैंक्शन की। और उस सैंक्शन होने के बाद काफ़ी वेयर हाउसेज या इंडस्ट्री या कॉम्प्लेक्स जो है वो अंडर द प्रोसीजर ऑफ रेगुलाइजेशन स्टार्ट हो गए। तो भिवंडी का जो है नाम जो है भिवंडी, जिसको लोग अदर्स वजह से निगेटिवली देखते थे, निगेटिवली की वजह ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम से था। अदरवाइज भिवंडी डेवलप सिटी, भिवंडी का एक अपना क्लास है। उसके बाद में आज मैं आपको बताता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में थाना के नज़दीक इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी कनेक्टिविटी कोई नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एक लास्ट छोटा सा सवाल है कि जो आपके इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन है आर्किटेक्ट्स की, डेवलपर्स की, जो भिवंडी में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहोगे, क्या लेगेसी देना चाहोगे? भिवंडी में डेवलपर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो या जो भी हो, अब इनके पास काम करने के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, और इस राइट टाइम के हम लोग कैसा ग्रो करें डिपेंड करता हमारे ऊपर। मैंने आपको जैसे बोला अफोर्डेबल हाउसिंग है। मेरा अपना प्रोजेक्शन मैंने कलेक्टर ऑफिस में जब GDP ग्रोथ के लिए जब डिस्कशन चल रहा था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टूरिज्म, व्हाटएवर, 50,000 फ्लैट रिक्वायर्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। आप चाहे उसको आप थाना से नज़दीक भिवंडी में बैठाओ, बदलापुर बैठाओ, नेरल बैठाओ, बदलापुर, बट मुझे लगता है कि 60 से 70% चॉइस भिवंडी अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि यहाँ जो कॉस्ट में फ्लैट देते हैं ना, वो कंपैरिजन में सबसे बेटर है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है भिवंडी का। सेकंड, लीगल प्रोजेक्ट्स के नाम से जो बातें हो रही है, मैंने 2024-29 का हमारा मिशन था, आपका 30 का है। 50 मिलियन 5 करोड़ स्क्वायर फीट न्यू वेयर हाउसेस भिवंडी मतलब MMR रीजन में रिक्वायर्ड है। देखिए आपको पता होगा भी लोडा भी वेयर हाउसेस में आ गया, हीरानंदानी भी वेयर हाउसेस में आ गया, मीन्स उनको भी इसमें अट्रैक्शन लगता है, और उतरे इसलिए है वो अभी, और उनसे हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि अब लीगल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने इनकमिंग किया हुआ, अदरवाइज वो इस सेक्टर में नहीं आते थे। ये हो गई एक चीज। थर्ड वन आपका इंडस्ट्रीज में 5 इयर्स में हमारे पास जो डाटा है, आपका धारावी जो है पूरा शिफ्ट होने वाला है, और धारावी का सबसे बेस्ट जो चॉइस है लोगों की वो भिवंडी है। ये हमारा अपना सर्वे रिपोर्ट है। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस इंडस्ट्री के लिए आप किसी से पूछ लीजिए, ये कोई बड़ा चढ़ा के बात करने वाली बात नहीं, बी प्रैक्टिकल, कि जो भी धारावी छोड़ के इंडस्ट्री निकलना चाहता है वो इंडस्ट्री भिवंडी में आना चाहता है। और वो इंडस्ट्री अगर भिवंडी में आते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री चाहे लेदर्स के हों, चाहे किसी की स्टिचिंग के हो, जो भी है, वो इंडस्ट्री अगर आती है तो भिवंडी में नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारा प्रोजेक्शन है कि 12,000 छोटे बड़े सब इंडस्ट्रीज यूनिट्स यहाँ पे और आने वाले हैं। और एक चीज़ है कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज है जिसको लैंड रिक्वायर्ड है, अब वो लैंड भी ले सकते हैं। 3 से 5 एकड़ के लैंड्स के जो इंडस्ट्रीज है वो लगभग 1500 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपना इंडस्ट्री सेटअप, वो वाड़ा नहीं जाना चाहते, वो भिवंडी रहना चाहते, वो शाहपुर नहीं जाना चाहते, उनका प्रेफरेंस ही भिवंडी, क्योंकि भिवंडी ऑन पेपर जैसा सरने वाला कनेक्टिविटी दिखती है। भिवंडी समृद्धि है, समृद्धि हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। भिवंडी बड़ौदा एक्सप्रेस वो भी हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, जो दिल्ली तक कंटिन्यू किया। थर्ड हमारे पास अलीबाग JNPT रोड है, विरार अलीबाग जो बोलते हैं, उसका काम भी स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ आपको बता दूं, ये जो खारेल गांव नाका का जो टोल नाका जो बंद पड़ा है, वहाँ से गायमुख थाने की तरफ
पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने थाना कॉरपोरेशन को एक डीपी रोड सैंक्शन करके दिया, कोस्टल रोड, उसका भी टेंडरिंग हो चुका है। एक कॉन्शियस से ब्रिज टुवर्ड्स आपका वसई खारवा, तो हम लोगों की कनेक्टिविटी, हम है 15 से 20 किलोमीटर दूरी, बट कनेक्टिविटी हमको नज़दीक से नज़दीक लेके आ रही है। फिर आते हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज पे, सबसे बड़ा चैलेंजिंग हम लोगों के लिए एज ए बिल्डर्स एसोसिएशन हमारे MCHI भिवंडी, मुझे मेट्रो जो है उसको कैसे भी स्टार्ट करना है। मेट्रो का काम बंद पड़ा हुआ है, अगर मेट्रो स्टार्ट होता है तो भिवंडी में लेबर क्लास या आपको आना जाना, आज भिवंडी से लोग जो है काम करने भिवंडी हमारे पास जो डाटा है लगभग 3 लाख लोग भिवंडी आते हैं। भिवंडी वेयरहाउस बोलो, भिवंडी इंडस्ट्री बोलो, भिवंडी टेक्सटाइल बोलो, लगभग 3 लाख लोग जो है यहाँ पे सर्विस करने भिवंडी सिटी से बाहर आते हैं, कल्याण से आते हैं, वॉट एवर जिले से भी आते। इस रूरल एरिया में 3 लाख के ऊपर लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। उनको पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है। आज बाइक पे चलना, रोड की हालत क्या है, बारिश में क्या परेशानी, सबको पता है। तो बिग चैलेंज है हमारे लिए मेट्रो कनेक्टिविटी, जो मेट्रो अभी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं अंजुरपाड़ा से लोकल ट्रेन हमारी स्टार्ट हो जाए डायरेक्ट बॉम्बे, और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। शायद आने वाले कुछ 1-2 सालों के अंदर हमको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड, हमारे कमिश्नर ने हमको इन्फॉर्म भी किया, BMC कमिश्नर, के 100 सिटी बसेस इलेक्ट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया भिवंडी के लिए। तो लोकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, एक आदमी अफोर्डेबल हाउसिंग में जो रहता है उसके पास बाइक भी नहीं होती, हमने बोला उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़िया हो जाएगा तो भिवंडी जो है वो एक अलग ही रूप में आपको दिखेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भिवंडी में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज नाउ स्टार्टेड, मेरा ये बोलना है। सर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और हमको बहुत कुछ सीखने मिला सर से, और ऐसे ही सर से हम कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहेंगे। सो हम अभी चलते हैं हमारे थर्ड स्पीकर मिस्टर सुब्रमण्यम सुब्बू, जिनको हम प्यार से बोलते हैं, हमारे BNI नॉर्थ ईस्ट के जान हैं। As an area director, Subbu of BNI One Mumbai, how would you describe? Sequential, chartered accounting, practicing. बहुत अच्छा, बड़ी बात है। हम लोग को जानने मिला सर भिवंडी के बारे में, हमें जानने मिला। क्या बोलता हूँ, ये जो है बिजनेस कम्युनिटी माइग्रेंट, आप एग्री करते हो? चल रही है घड़ी? यस। हाँ? ठीक है सर। इस पे जादू काम नहीं कर रहा है सर। क्यों काम नहीं कर रहा है सर? ठीक है सर, जादू काम नहीं कर रहा है सर। ये भी तो बड़े जादूगर हैं। नहीं सर, इसको कम समझ रहे हैं, नहीं कर रहे सर। इनको कम समझ रहे हैं तो नहीं, कुछ है और एक ये भी तो बड़े जादूगर हैं। वो कौन सा डिजिटल है ना, डिजिटल नहीं चाहिए, एनालॉग घड़ी चाहिए। एनालॉग उनका मैंने कर किया है। ये एनालॉग है ना, इसमें दोबारा काम नहीं करेंगे। आप एनालॉग 4 आ जाए। अब देखिए क्या थोड़ा दिखाएंगे। और एक बार हो सकता है गलती से होगा। अभी सर 4 का आधा करते हैं, बोलेंगे सर।
दो आ जा हाँ खोलूँ ओपन करूँ कुछ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्या आ गया दो छोटी छोटी चीज़ें हैं सर हम लोग बच्चे को पढ़ाने जाते हैं आजकल बहुत उन लोग को अजय सर सिर्फ देखिए हमको स्कूल में बताया गया है बचपन से अगर इसको छोड़ेंगे तो ये गिरेगा ये नॉर्मल है ये स्कूल में बताया लेकिन जो के सर ने किया है अपने लाइफ में मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हम ये हमारे लाइफ ये चालू होना चाहिए बिजनेस वाले ये करते हैं गलती से हुआ है सही से पहले गलती से हुआ होगा एक बार फिर से अजय सर अभी जो होगा वो चमत्कार होगा BNI में आने के बाद BNI होने के पहले कैसे होगा लाइफ ऐसे रहता है BNI के पहले का लाइफ और जब BNI में लोग आते हैं क्योंकि मैंने 2-3 केस देखे कुलकर्णी सर वहाँ से ये कुछ नहीं है सिंपल ये हाथ का पूरा ये हाथ ऐसा करना है राउंड मारना है क्योंकि मैं खुद सर IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया हूँ तो मैं ये सब चीज़ पे विश्वास यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करने के लिए और बिजनेस को एक्सपांड करने की बातें होती है तो थैंक्स मैं BNI को बोलना चाहता हूँ कि इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी